हेलो स्टूडेंट्स, पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 8 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। कन्फ्रंटिंग मार्जिनलाइजेशन या अंडरस्टैंडिंग मार्जिनलाइजेशन जो हमारा चैप्टर 7 था, उसमें हमने मार्जिनलाइजेशन को समझने की कोशिश किया और हमने केस स्टडी किया आदिवासीज़ और मुस्लिम्स का कि किस तरह ये कम्युनिटीज़ जो है मार्जिनलाइज होता जा रहा है, मार्जिनलाइज किया जा रहा है उन्हें इंडियन सोसाइटी के अंदर। तो अब यही सोसाइटीज़ जो है यहाँ पर कुछ ऐसे कम्युनिटीज़ को हम ले लेंगे, कुछ ऐसे पर्टिकुलर कम्युनिटीज़ को लेंगे कि वो किस तरह इस मार्जिनलाइजेशन को कन्फ्रंट कर रहा है। कन्फ्रंट करने का मतलब है चैलेंज करना या सामना करना, इसका मुकाबला करना, ठीक है। तो इन्वोकिंग फंडामेंटल राइट्स, इन्वोक का मतलब होता है टू कॉल अपॉन या किसी का मदद लेना, किसी का हेल्प लेना। यहाँ पर किस तरह इस फंडामेंटल राइट्स का हेल्प लेकर जो 6 बुनियादी हुकूक आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अवेलेबल है, 6 फंडामेंटल राइट्स, उसकी मदद लेकर किस तरह ये कम्युनिटीज़ जो है वो फंडामेंटल राइट्स का मदद लेकर किस तरह अपना बचाव कर रहा है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन जैसे कि आपने लर्न किया फर्स्ट चैप्टर में, कुछ प्रिंसिपल्स, कुछ उसूल्स इसने बनाए हैं जो हमारे सोसाइटी को, हमारे पॉलिटी को डेमोक्रेटिक बनाते हैं, सही मानों में एक जमहूरी मुल्क बनाते हैं। तो ये डिफ़ाइन किया गया है लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स के ज़रिए, जो एक अहम हिस्सा है हमारे इस कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है। ये राइट्स जो है, ये फंडामेंटल राइट्स, वो तमाम इंडियंस को अवेलेबल है इक्वली, हर किसी को ये राइट्स मिलेंगे, बराबर मिलेंगे ये हुकूक, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, चाहे जिस मज़हब से ताल्लुक़ रखता हो, जिस इलाके में रहते हो, जिस भाषा का भी इस्तेमाल करते हो, हर किसी को ये राइट्स जो है वो अवेलेबल होगा, ठीक है। तो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ का अगर हम केस लेंगे तो उन्होंने इन राइट्स को 2 तरीक़ों से इन्हें ड्रा किया है। सबसे पहले तो उन्होंने इस फंडामेंटल राइट्स को इंसिस्ट करके उन्होंने गवर्नमेंट को मजबूर किया है कि उस इनजस्टिस को रिकॉग्नाइज़ किया जाए, उस नाइंसाफ़ी को पहचान ले जो नाइंसाफ़ियाँ उनके साथ किया जा रहा है। और दूसरी चीज़ जो उन्होंने किया है, उन्होंने गवर्नमेंट को इस चीज़ के लिए ज़ोर किया है कि इन लॉस को इन्फोर्स किया जाए, इन फंडामेंटल राइट्स को उन्होंने इन मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ ने गवर्नमेंट को ये इंसिस्ट किया कि आप हमारे फंडामेंटल राइट्स को हमें नहीं दिलवा रहे, आप इन्हें इन्फोर्स कीजिए। कुछ इंस्टेंस में ये स्ट्रगल जो है मार्जिनलाइज्ड का, तो उन्होंने गवर्नमेंट को इन्फ्लुएंस किया है, गवर्नमेंट पे असर डाला है नए रूल्स बनाने के लिए, फंडामेंटल राइट्स के स्पिरिट को इसी के स्पिरिट के हिसाब से, फंडामेंटल राइट्स के स्पिरिट के हिसाब से न्यू रूल्स फ्रेम करने के लिए गवर्नमेंट को मजबूर भी किया है, ठीक है। आर्टिकल 17 जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, हमारे आइन के जो आर्टिकल 17 दफ़ा 17 जो है 17, वो ये स्टेट करता है, वो कहते हैं कि अनटचेबिलिटी जो है इसको ख़त्म किया गया। अनटचेबिलिटी यानी अछूत, यानी दलितों के साथ जिस किस्म का बर्ताव किया जा रहा है वो बर्ताव अब नहीं होना चाहिए। पास्ट जो प्रैक्टिस था दलितों के साथ, उनके साथ उठना बैठना, उनके छुए हुए चीज़ों को इस्तेमाल ना करना, ठीक है। अब कोई भी, इसका मतलब ये हो गया कि अनटचेबिलिटी अबॉलिश किया, इसका मतलब ये हो जाता है कि कोई भी जो है दलित्स को अपने आप को एजुकेट करने से, अपने आप को तालीम के जेवर से आरास्ता करने से नहीं रोक सकता है। अब कोई भी इन दलितों को टेम्पल्स में इंटर होने से नहीं रोक सकता है, पब्लिक फैसिलिटीज़ का इस्तेमाल करने से नहीं रोक सकता है। इसका मतलब ये भी होता है कि अनटचेबिलिटी को प्रैक्टिस करना अब गलत है, और इस प्रैक्टिस जो है, अब ये प्रैक्टिस, ये जो आदत अनटचेबिलिटी जो पहले चलता आ रहा, वो कोई भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब अनटचेबिलिटी जो है एक क्राइम है, पनिशेबल क्राइम है, यानी एक ऐसा जुर्म है जिसकी बाकायदा तौर पर सज़ा जो है तय किया गया है, ठीक है। तो इसके अलावा यहाँ और भी सेक्शन है कॉन्स्टिट्यूशन के जो हेल्प करते हैं, जो मदद करते हैं अनटचेबिलिटी के अगेंस्ट इस आर्ग्यूमेंट को। जैसे कि मिसाल के तौर पर आर्टिकल 15 कहता है कि कोई भी सिटीज़न जो है उसके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, मज़हब के बेस पे, उसके नस्ल के बेस पे, उसके ज़ात पात के बेस पे, उसके मर्द या ख़वातीन होने के उसके बेस पे, या उसके प्लेस ऑफ बर्थ कहाँ पैदा हुआ उस बेस पे किसी के साथ भी कोई भी ये, चाहे वो मुस्लिम हो, हिंदू हो, उसके साथ भेदभाव नहीं होगा। चाहे वो जिस नस्ल से भी, आर्यन हो,
मंगोलियन हो, कोई भी हो, किसी भी नस्ल से ताल्लुक़ रखता हो, किसी भी कास्ट से हो, किसी भी जेंडर का हो, उसके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो इसके बारे में आपने क्लास 7 के बुक्स में पढ़ा है इक्वालिटी के बारे में। तो इस चीज़ को इस्तेमाल किया है दलित्स ने इक्वालिटी को सीख करने के लिए, इक्वालिटी के लिए, यानी इक्वालिटी को जब उन्होंने बराबरी को सीख किया उन्होंने, तो उस समय उन्होंने आर्टिकल 15 का सहारा लिया जब कभी भी उनको उनके साथ ये अनइक्वल ट्रीटमेंट हुआ है। ठीक है, तो इस वजह से हम कह सकते हैं दलित्स जो है वो इन्वोक किया फंडामेंटल राइट्स को, उन्होंने फंडामेंटल राइट्स का सहारा लिया है। उन सिचुएशंस में फंडामेंटल राइट्स का उन्होंने मदद लिया है जहाँ पर उन्हें लगा कि उनके साथ गलत तरीके से गलत बर्ताव हो रहा है, सही बर्ताव नहीं हो रहा है, कुछ इंडिविजुअल और कुछ कम्युनिटी जो है उनके साथ बैडली ट्रीट कर रहा है, या गवर्नमेंट जब भी उन्हें लगा कि गवर्नमेंट हमारे साथ गलत बर्ताव कर रहा है, तो उन्होंने फंडामेंटल राइट्स का सहारा लिया है। ठीक है, तो उन्होंने गवर्नमेंट की अटेंशन को भी, गवर्नमेंट का तवज्जो अपनी तरफ खींचने में भी वो इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की अटेंशन को भी कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ ड्रा करने में कामयाब हुआ है। उन्होंने इस चीज़ को डिमांड किया है कि गवर्नमेंट जो है कॉन्स्टिट्यूशन के तहत चले और उनके साथ इंसाफ किया जाए। तो ठीक वैसे ही और दूसरे कम्युनिटी जो है उन्होंने फंडामेंटल राइट्स का इस्तेमाल किया, मदद लिया है हमारे इस कॉन्स्टिट्यूशन का। तो उन्होंने राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन का, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स का उन्होंने मदद लिया है। इन केस ऑफ कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, तो कल्चरल और एजुकेशनल राइट के इस केस में डिस्टिंक्ट कल्चरल एंड रिलीजियस ग्रुप्स, जो अलग अलग कल्चरल और रिलीजियस ग्रुप्स है, जैसे कि मुस्लिम्स हो गया, पारसीस हो गया, तो वो उनको ये राइट है कि वो अपने ही कल्चर के वो गार्जियंस बने, और उनको ये भी राइट है कि वो डिसीजंस ले, तो अपने इस कंटेंट को किस तरह, किस बेहतरीन तरीके से वो प्रोटेक्ट कर सके, ठीक है, प्रिजर्व कर सके। तो अलग अलग फॉर्म ऑफ कल्चरल राइट्स को ग्रांट करके कॉन्स्टिट्यूशन ने इस चीज़ को इंश्योर करने की कोशिश किया है कि हर किसी को कल्चरल जस्टिस मिले, हर एक ग्रुप को, जो भी डिस्टिंक्ट कल्चरल ग्रुप्स है उनको कल्चरल ग्रुप ये जस्टिस मिले। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन इस चीज़ को इसलिए करते हैं ताकि ये जो कल्चर है, इन ग्रुप्स के जो कल्चर है, वो कोई डोमिनेंट ग्रुप जो है, डोमिनेंट कल्चरल ग्रुप जो है उससे डोमिनेट ना कर जाए, उनको सप्रेस ना कर दिया जाए, या उनको पूरी तरह उनका सफाया ना कर दिया जाए। जो मेजॉरिटी कम्युनिटी के जो कल्चर है, या जो भी मेजॉरिटी कम्युनिटी के जो कल्चर है, वो उसको कहीं दबा ना दिया जाए, ख़त्म ना किया जाए। इस वजह से कॉन्स्टिट्यूशन ने इनको कल्चरल जस्टिस के लिए एजुकेशनल एंड कल्चरल राइट्स अलग से फंडामेंटल राइट्स के तौर पर उन्होंने प्रोवाइड किया है। ठीक है, अब इन मार्जिनलाइज्ड के लिए क्या क्या कानून बने हैं। ठीक, जैसे आपने पढ़ा, गवर्नमेंट लॉस बनाते हैं ताकि अपने सिटीजन्स को प्रोटेक्ट कर सके। ठीक है, तो ये सिर्फ एक ही तरीका नहीं है कि जिस हिसाब से वो एक्शन लेते हैं। यहाँ कुछ ऐसे स्पेसिफिक लॉस है, स्पेसिफिक कानून है, कुछ पॉलिसीज़ है मार्जिनलाइज्ड के लिए हमारे इस मुल्क के अंदर। यहाँ पर ऐसे पॉलिसीज़ और स्कीम्स है जो दूसरे मीन्स से निकल के आते हैं, जैसे कि कमिटी सेटअप करके या सर्वे करके। तो गवर्नमेंट इसके बाद ऐसे एफर्ट्स करते हैं कि ताकि इस किस्म के पॉलिसीज़ को प्रमोट कर सके। इन पॉलिसीज़ का मकसद ये होता है कि इनको बराबर इस किस्म के ग्रुप्स को जो है बराबर मौका दिया जाए। तो सोशल जस्टिस को, समाज के अंदर इंसाफ, समाजी इंसाफ को किस तरह प्रमोट करते हैं, किस तरह बढ़ावा देते हैं। तो इस एफर्ट के तहत, इस एफर्ट का एक हिस्सा होता है कि जिस एफर्ट के हिसाब से जो कोशिश होती है सरकार का कॉन्स्टिट्यूशन को इम्प्लीमेंट करने का, कॉन्स्टिट्यूशन को नाफिज करने का, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों ने ऐसे स्कीम्स और बनाए हैं ट्राइबल एरियाज़ में इम्प्लीमेंट करने के लिए, या उन एरियाज़ में जहाँ पर ज़्यादा दलित पॉपुलेशन रहते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पर गवर्नमेंट्स प्रोवाइड करते हैं या फ्री या सब्सिडाइज्ड हॉस्टल्स, यानी या तो बिल्कुल मुफ्त होते हैं या कम रेट पे हॉस्टल्स प्रोवाइड करते हैं दलित और आदिवासी कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाले स्टूडेंट्स के लिए, ताकि वो लोग भी एजुकेशन फैसिलिटीज़ को अवेल कर सके जो उनके लोकेलिटीज़ में अवेलेबल नहीं होते हैं। ठीक है, इन फैसिलिटीज़ को प्रोवाइड करने के अलावा गवर्नमेंट और भी लॉस जो है ऐसे लॉस के थ्रू ऑपरेट होते हैं ताकि
ऐसे कंक्रीट स्टेप्स उठा सके इनइक्वालिटी को, इस सिस्टम के अंदर जो इनइक्वालिटी है उस इनइक्वालिटी को ख़त्म कर सके। ऐसा ही एक पॉलिसी है रिजर्वेशन पॉलिसी, यानी मखसूस किया हुआ एक पॉलिसी होते हैं जो आज सिग्निफिकेंट भी है और काफ़ी कंटेंशियस भी है, ठीक है। वो लॉस, जिन लॉस के तहत एजुकेशन में सीट्स रिज़र्व रखे जाते हैं या मुलाजमत के दौरान सरकारी जो एम्प्लॉयमेंट होता है उसमें सीट्स रिज़र्व रखे जाते हैं दलित्स के लिए, आदिवासीज़ के लिए, वो एक इम्पोर्टेंट आर्ग्यूमेंट पे बेस होते हैं। क्योंकि ऐसे सोसाइटी में, जो हमारा सोसाइटी है, जहाँ पर सदियों से कुछ ऐसे पॉपुलेशन के कुछ सेक्शंस को, हमारे आबादी के कुछ लोगों को, हमारे ही इस मुल्क के अंदर रहने वाले कुछ लोगों को बराबर मौका नहीं दिया गया है उनको पढ़ने का, उनको लिखने का, उनको काम करने का, या नए स्किल्स या वोकेशंस को, नए हुनर को सीखने का। तो ऐसे एक जमहूरी मुल्क के अंदर उस कस्म के सेक्शंस को, उन आबादी के उस हिस्से को जिनको ऐसे मौके नहीं मिला है, उनको मदद करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो इसके तहत अब सरकार ने रिजर्वेशन पॉलिसीज़ बनाया गया है उन ग्रुप्स के लिए जिनको ये मौका नहीं मिला है, जिनके साथ सदियों से भेदभाव किया गया है। अब उनको रिजर्वेशन करके, उनको अलग सीटें मखसूस करके उनको मेन स्ट्रीम में लाने की कोशिश किया जा रहा है। तो ये रिजर्वेशन पॉलिसी कैसे काम करते हैं? तो पूरे मुल्क के अंदर जो गवर्नमेंट्स हैं उनके अपने शेड्यूल कास्ट के लिस्ट होते हैं। शेड्यूल कास्ट में दलित्स होते हैं ज़्यादातर, या शेड्यूल शेड्यूल ट्राइब्स में जो ट्राइबल एरियाज़ में रहने वाले लोग होते हैं, और जो बैकवर्ड काफ़ी पिछड़ा हुआ जो तबका होता है, और कुछ बैकवर्ड कास्ट इसके लिस्ट होते हैं। तो इस ठीक वैसे हर स्टेट गवर्नमेंट के पास उसका लिस्ट होते हैं, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी उसके अपने लिस्ट होते हैं। तो स्टूडेंट्स जो अप्लाई करते हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में, और जो इस मुलाजमत के लिए गवर्नमेंट पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं, उन्हें क्या करना होता है, उन्हें अपने इस कास्ट से बिलोंग करने का या ट्राइबल स्टेटस का प्रूफ देना पड़ता है सर्टिफिकेट के तौर पर। हर किसी जो भी इस कस्म के ट्राइब से और इस कस्म के कास्ट से ताल्लुक़ रखते हैं, उनके पास बाकायदा तौर पर सर्टिफिकेट्स होते हैं। यही उनका प्रूफ होता है कि वो इस तरह के बैकवर्ड कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं, ठीक है। तो गवर्नमेंट और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, बहुत सारे सरकार और बहुत सारे तालीमी इदारे जो है उनसे पूछते हैं इन ट्राइबल स्टेटस और कास्ट स्टेटस को मेंशन करे। अगर कोई भी दलित कास्ट या सर्टेन ट्राइब जो है, कोई भी ट्राइब जो गवर्नमेंट लिस्ट पे होगा, तो वो कैंडिडेट जो इस कास्ट से ताल्लुक़ रखता होगा या उस ट्राइब से ताल्लुक़ रखता होगा, वो रिजर्वेशन का फ़ायदा उठा सकते हैं, ठीक है। तो कॉलेज में एडमिशन हासिल करने के लिए ख़ास तौर पर जो प्रोफेशनल एजुकेशन होता है, प्रोफेशनल एजुकेशन में आपका मेडिकल कॉलेजेस होते हैं, आपके इंजीनियरिंग कॉलेज होते हैं, ठीक है। वहाँ पर गवर्नमेंट बाकायदा तौर पर एक कट ऑफ मार्क्स सेट करते हैं। इसका मतलब ये होता है कि अगर कोई भी दलित या कोई भी ट्राइबल वहाँ अप्लाई करेगा, सीट नहीं मिलेंगी। उनके पास अपने भी एक रिजर्वेशन मखसूस किया हुआ सीट होते हैं, 4 सीट। अगर 4 सीट के लिए 8 दलित या 8 शेड्यूल का ट्राइब से ताल्लुक़ रखने वाला बंदा अप्लाई करेगा, तो सिर्फ 4 ही को जगह मिलेगा, और 4 वो मिलेंगे जो एग्ज़ाम्स में अच्छे करेंगे, ठीक है। तो सिर्फ उन लोगों को जो रीजनेबली वेल उन्होंने परफॉर्म किया होगा और मार्क्स अबव द कट ऑफ पॉइंट उन्होंने मार्क्स ऑब्टेन किया होगा, उनको ही जगह मिल पाएंगे। तो गवर्नमेंट जो है स्पेशल स्कॉलरशिप भी उनको ऑफ़र करते हैं, इन स्टूडेंट्स को, इन कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाले स्टूडेंट्स को। क्लास 9th पॉलिटिकल साइंस के टेक्स्ट बुक में आप इससे भी ज़्यादा और भी रिजर्वेशन और बैकवर्ड क्लास के बारे में आपको पढ़ने का मौका मिलेंगे। तो यहाँ पर हम आज के लिए काफ़ी, यहाँ पर हम रुकेंगे, और इंशाल्लाह नेक्स्ट जो हमारा क्लास होगा उसमें हम इस चैप्टर को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे।